नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमोले GS.com इंदौर से। आज हम GS के टॉपिकों में जो टॉपिक स्टार्ट किए हमने कल भी आपको बताया था कि फाउंडेशन लेवल पर GS को, स्ट्रक्चरल लेवल पर GS को और फिनिशिंग लेवल पर GS को हम खासतौर से IAS और MPPSC के लिए पढ़ाएंगे आपको। इसमें हमने कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात की थी। आज हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बाद सेकंड महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पर्यावरण एक्चुअल में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये समझिए कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पर जो स्ट्रक्चर होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में हम बहुत सारी श्रृंखलाओं के बारे में समझ सकते हैं। पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, नदी, जलप्रपात, बहुत सारी चीज़ें। जिसे सपोज 43% लैंड पर लगभग हमारे भारत में मैदान है, 28 पर प्लेटू है, 18% पर हिल है और 11% के आसपास जो है वो माउंटेन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोस्फीयर वाला एरिया कहलाता है, जिसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। और जस्ट अगर हम इस भाग को देखें तो ये जो है ये वायुमंडल कहलाता है। और सारे चीज़ों की कनेक्टिविटी जिस तरीके से बैलेंस करने का प्रयास करती है वो इकोलॉजी या ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ही आज तमाम प्रयास वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं। अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो आज 1:1.7 का रेशियो है रिसोर्स और ओवर रिसोर्स के बीच में। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स आज की डेट में पूरी दुनिया में एक है, तो इसका ओवर यूज हो रहा है आज की डेट में लगभग 1.7। और इसी चीज को कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसको कहा जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम इसको कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें एग्जाम की दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो हर परीक्षा में इन्वायरमेंटल इश्यूज से लगभग 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 2-3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर पहले एक एसिड रेन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन बनते हैं और टू द पॉइंट हमारी क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आपको पूरा समय भी देंगे लिखने के लिए। दूसरी चीज, हम ओजोन क्षरण या ओजोन लेयर के डिफ्लेक्शन को लेकर भी, जो ओजोन क्षरण होता है ओजोन परत का, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, ओजोन लेयर के डिफ्लेक्शन को लेकर के। और तीसरी चीज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जो सार्वत्रिक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कुछ समिट्स पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो एसिड रेन को सबसे पहले एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था R.A. स्मिथ करके एक व्यक्ति थे, ज्योग्राफर थे ये। और इन्होंने सबसे पहली बार R.A. स्मिथ ने बताया था। और इन्होंने मैनचेस्टर, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर के अंदर इंग्लैंड में इन्होंने पहली बार ये एसिड रेन के बारे में रिसर्च किया था, R&D किया था। और इन्होंने बताया था, वैसे एसिड रेन का जो pH वैल्यू होता है लगभग 5.6 के आसपास होता है। pH वैल्यू से आप अंडरस्टूड करते होंगे अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का मापदंड। 7 के ऊपर है तो क्षार है, 7 के नीचे है तो अम्ल है और बीच में है तो उदासीन है। तो 3 गैसें खासतौर से एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। हम तमाम गैसों को देखेंगे। हर परीक्षा में इन्वायरमेंटल इशू से क्वेश्चन इकोलॉजिकल लेवल पर और इन्वायरमेंटल लेवल पर रहते हैं। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ज्वालामुखी के फटने से, वॉल्केनो के फटने से, जो ज्वालामुखी बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आता है और वो ज्वालामुखी के फटने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और भारत में अगर हम बात करें तो ताजमहल आज की डेट में जो भी व्हाइट कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हुआ है, पीले कलर में, उसका बहुत ज्यादा कारण है SO2। और सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है, बद्राजन कमेटी, जो ताजमहल की
जो गिरती खूबसूरती है वो कम हो रही है, उस पर विचार करने के लिए हाल ही में एक बदराजन कमेटी भी बनी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ज्वालामुखी के फटने से निकलता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और हमारे इन्वायरमेंट में जो बहुत सारी गैसें हैं उनको वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं। और पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमने ही पर्यावरण को घेर दिया है। परिधन आवरण पर्यावरण होता है, लेकिन हमने अपने करेंट सिनेरियो में जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वो स्थितियां ऐसी बन गई कि हमने ही पर्यावरण को घेरा है। एक सिद्धांत होता है नियतिवाद का, जिसमें ये कहा जाता है कि डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद का मतलब होता है कि प्रकृति सब कुछ है और मनुष्य का रोल उतना नहीं है, प्रकृति की वजह से ही मनुष्य है। एक चीज होती है पॉसिबिलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं संभववाद। ये कहता है कि प्रकृति कुछ नहीं है, इंसान चाहे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन सकते हैं, गर्मी लग रही है तो एसी है, और बारिश हो रही है तो हम बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग कर सकते हैं, रेनकोट का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिज्म कहता है कि मनुष्य सब कुछ है, प्रकृति कुछ भी नहीं है। और नव संभववाद, न्यू पॉसिबिलिज्म कहता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति और मनुष्य दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक सब कुछ बेकार है। तो वर्तमान में न्यू पॉसिबिलिटिज्म की जरूरत है और प्रकृति को बचाना जरूरी है। सिर्फ 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। अब बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बाद नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है बिजली के चमकने से निकलता है और बिजली के चमकने की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है और लगभग ये मान के चलिए नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, आपका सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, जैसे एनटीपीसी है जो 1975 में बना है, इसके अंदर में बहुत सारे थर्मोन्यूक्लियर प्लांट हैं जो बिजली बनाते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे 1950 में हमको बिजली चाहिए थी 1400 मेगावाट, आज हमको बिजली चाहिए 2018 में 2,77,000 मेगावाट, 2,77,000 मेगावाट। 2022 में हमको चाहिए 4.5 लाख मेगावाट, 2050 में हमको चाहिए 13.5 लाख मेगावाट। और आज की डेट में 69% बिजली थर्मल से, 14.2% बिजली वाटर से एनएचपीसी और 14.1% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से, और 3% जो बिजली है वो हमारे यहाँ आपके यूरेनियम से बन रही है। तो डेफिनेटली जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये ओशियन एसिड फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। ओशियन एसिड फ्रिक्शन, ओशियन एसिड फ्रिक्शन। ओशियन एसिड फ्रिक्शन का मतलब ये है समुद्र में जो एसिडिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे रिस्पॉन्सिबल, तो SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3 और ये SO4 भी यहां पर बनेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिम्मेदार है, सल्फ्यूरिक वर्षा जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका पीएच वैल्यू लगभग 5.6 के आसपास होता है। और ये अगर यहां पर संगमरमर से क्रिया करे, CaCO3 से क्रिया करे, तो CaCO3 से क्रिया करने के बाद ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और येलो कलर में कन्वर्ट होने के बाद ये दो तरीके से लॉस करता है। एक स्टोन कैंसर कर देता है, मनुष्य को स्टोन कैंसर से पीड़ित कर देता है, और दूसरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गला देता है। स्टोन लेप्रोसी की प्रॉब्लम उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो एक तो स्टोन कैंसर कर देता है, दूसरा स्टोन लेप्रोसी। तो मनुष्य में जो रोग हो जाता है त्वचा का, उसको मेलानिमा बोलते हैं, और इससे जो है त्वचा कैंसर हो जाता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्राचीन इमारत जिनको ये गला देता है, उसको हम लोग स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और इस तरीके से आपने अमेरिका में सुना होगा कि वहाँ की जितनी झीलें हैं, उन झीलों के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उसको जो है पूरी तरीके से अमेरिका में चाहे सुपीरियर झील हो, हॉर्न झील हो, मिशिगन झील हो, ये पूरा नष्ट कर देते हैं। इसलिए एसिड रेन को अमेरिका के अंदर लैक किलर के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लैक किलर किस वर्षा को कहते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा को जो है लैक किलर कहते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है
कि इन्वायरमेंटल लेवल पर हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलें और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लेवल पर हम कोशिश करें कि हम पर्यावरण को अधिक से अधिक बेहतर बनाने का प्रयास अपने स्तर पर करें। क्योंकि पहली बात तो अगर एसिड रेन बहुत ज़्यादा होगा तो मृदा का पीएच वैल्यू कम होगा, मृदा का पीएच वैल्यू कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होगा। दूसरी चीज, जितनी भी झील हैं, जितनी भी आपकी समुद्री धरातल है, वहां पर पीएच वैल्यू कम होने से जितनी भी मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, वो मरने लग जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, वो प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें तो अम्लीय वर्षा नुकसान ही करेगी, तो हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए अम्लीय वर्षा को। और दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी यहां पर हम देखेंगे वो है आपका ओजोन क्षरण, ओजोन डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं ओजोन क्षरण। आपको पता है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 1987 से, क्योंकि इस दिन ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण संधियां हैं उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। एक वियना कन्वेंशन है जो 1985 में हुआ था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए या ओजोन डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। दूसरा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए मॉन्ट्रियल, क्योंकि कनाडा में है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और एक आपका किगाली सम्मेलन हुआ था, किगाली रवांडा में है, ये 2016 में हुआ था। इसमें भी ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए गए थे। और मॉन्ट्रियल संधि से भारत 1992 में जुड़ा था। मॉन्ट्रियल संधि ने कहा था हम 2002 तक के जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको रोक देंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ओजोन के क्षरण के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। तो 1 जनवरी 2010 से भारत सहित विश्व के कई महत्वपूर्ण देश, जिसमें चाइना भी शामिल है, उन्होंने सीएफसी को पूर्णतः भारत में बैन कर दिया। और हम मॉन्ट्रियल संधि से 1992 में जुड़े, आज से 25 साल पहले, और हमने सीएफसी की बिक्री पे टोटल बैन लगा दिया। और आज की डेट में हम ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी मुहिम चल रही है उन सब का हिस्सा है। वैसे ओजोन के बारे में बता दूं मैं आपको कि ओजोन क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल आपने पढ़ रखा होगा। तो 20 से 30 किलोमीटर लंबी ये एक ओजोन की हाइट पाई जाती है ओजोन लेयर की। और ये स्ट्रेटोस्फीयर आपके समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन जो है O3 यहां पर पाई जाती है। और डॉप्सन के द्वारा इसको मापा जाता है, डॉप्सन एक यूनिट है, इसके द्वारा मापा जाता है 300 डॉप्सन के आसपास, 300 डॉप्सन के आसपास ये लगभग इसकी कुल मोटाई होती है। अगर हम ओजोन की बात करें तो ये नीले रंग की एक गैस होती है और जो सड़े हुए मछली की तरह बदबू देती है। और कहीं ना कहीं ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के एक अणु और एक नवजात अणु की क्रिया से होता ही। अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और ओजोन का एक नवजात अणु और O2 मिलकर के यहाँ पर O3 तो बना लेता है और ये एक फ्री रेडिएबल रेडिकल होता है। फाइनली ये जो होता है 3O2 या फाइनली इसको ट्वाइस O3 के रूप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं और ये एक्चुअली बेसिक कंडीशन होती है। बट इसके ओजोन को क्षरण करने के लिए बहुत सारे पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन के क्षरण के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। इसको फियोन या हेलोन भी कहते हैं, इसको फियोन भी कहते हैं या फिर इसको हेलोन भी कहते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी हम प्रणोदक यूज करते हैं, प्रणोदक मतलब प्रोपोलेंट यूज करते हैं, चाहे हम डीओ यूज करें या फिर हमने आपके अग्निशमन यंत्र यूज किया या फिर हम कोई भी रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी ये बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और लगभग एक कार्बन डाइऑक्साइड से 16,000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम देखें तो CFC सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद है CH4 मीथेन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 16,000 गुना खतरनाक है, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग मान के चलिए आप 300 गुना खतरनाक है, मीथेन 72 गुना खतरनाक है कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड के। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड भी एक बहुत विध्वंसकारी पदार्थ है जो ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तीसरा जो पदार्थ है वो है ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन ये भी रिस्पॉन्सिबल है। चौथे नंबर पर है आपके क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 5वें नंबर पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरीन भी कहा जाता है, जिसका एक दूसरा नाम पायरीन भी है
और बेसिकली ये वही पायरीन है जिसमें अगर मान लीजिए कहीं पर अगर बिजली में लगी आग है उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और 6वें नंबर पर है नाइट्रस ऑक्साइड, O2 को हम OX से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एसी से फ्रीज से निकलने वाले जो क्लोरीन के अणु है CF2Cl2, ये क्लोरीन के अणु O3 को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और ये O का एक अणु इधर जाता है, ये इधर जाता है। लगभग एक क्लोरीन का एक O3 के 1 लाख अणुओं को तोड़ने की ये क्षमता रखता है। इसी कारण भारत सरकार ने 1999 में फियोन को और 2002 में हेलोन को पूरी तरीके से बैन किया। और क्लोरीन का एक अणु 1 लाख अणुओं को तोड़ देता है। और जब O3 के टूटने की प्रक्रिया होती है तो इसी को जो है वो चैंपमैन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि चैंपमैन साइकिल क्या होती है, इसका संबंध कैसे है। ओजोन के क्षरण से ये चैंपमैन साइकिल का संबंध है। और जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं वहां पर कोशिश की गई है कि ये चैंपमैन साइकिल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। 1985 में जो वियना में कन्वेंशन हुई वहां पर भी यही दृष्टिकोण था कि अंटार्कटिका में हो रहे होल को, जो अंटार्कटिका था, अंटार्कटिका में लगातार होल दिख रहे थे, और ये अंटार्कटिका में जो लगातार होल दिख रहे थे तो ये होल जो है कहीं ना कहीं लॉसेबल कंडीशन में थे। तो ये कोशिश की गई कि ओजोन क्षेत्र जो अंटार्कटिका में 1985 में सबसे पहली बार इसको देखा था, फॉरमेन नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे उन्होंने, और ये इस छिद्र के बारे में इन्होंने पता लगाया था। और क्योंकि सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण सितंबर में होता है इसलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। और CFC पर बैन लगाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि भी जो है वो 16 सितंबर 1987 को की गई थी। भारत 1992 में इससे जुड़ा था और 1 जनवरी 2010 को हमने फाइनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपने यहाँ बैन कर दिया था। और बहुत जल्दी हमने जो किगाली कन्वेंशन हुई थी 2016 में, 1 जनवरी 2019 को भारत इस किगाली कन्वेंशन से भी रिसेंटली जुड़ गया है। और हमारी कोशिश है कि दुनिया को बेहतर और साफ सुथरा बनाने में भारत अपना योगदान करे। यही कारण है कि हम लोग अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं बजाय कि CFC के। हमारी सरकार क्लीन मूवमेंट को लेकर काम कर रही है। और डॉक्टर मार्सेलकर कमेटी की रिपोर्ट पर हमने 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान चालू किया है उसके पीछे भी एक हमारा बहुत बड़ा थीम यही है कि हम पूरी दुनिया में स्वच्छता का संदेश दें और हम पूरी दुनिया को साफ सुथरा चाहते हैं। और हम इसी कारण इस प्रकार के कन्वेंशंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। जो कॉमन ऑफ पार्टीज का पहला समिट हुआ था 1995 में आपके जर्मनी के अंदर, और ये जर्मनी के अंदर बर्लिन में हुआ था। और अभी COP24 जो अभी पोलैंड में हुआ, तब से लेकर अब तक जितने भी समिट्स हुए, भारत ने हर समिट्स में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो 1994 से इस प्रकार के समिट्स कराते रहा है। और पहला समिट 95 में हुआ था जर्मनी में। COP23 जो है वो हुआ था आपके मोरक्को में, और COP24 अभी पोलैंड में हुआ। तो हर COP सम्मेलन में, कॉमन ऑफ पार्टीज में हमारी ये कोशिश रही है कि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करें और बेहतर तरीके से हम कोशिश करें। क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मैंने बताया कि वो 16,000 गुना ज्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली। और नाइट्रस ऑक्साइड हो या फिर मीथेन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये ज्यादा घातक है। अतः हमारी कोशिश है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फाइनली बंद करें, कंप्लीटली बंद करें। इसी कारण हम लोगों ने बहुत सारे लेवल पे आपने देखा होगा कि हम लोग LED का यूज कर रहे हैं, क्योंकि LED की जो इफिशियंसी है वो 100% है, जबकि CFL जो बल्ब होता है इसकी इफिशियंसी 90% है। और अगर आपने सुना होगा कि ट्यूबलाइट वगैरह की जो इफिशियंसी होती है वो लगभग 60 से 70% होती है, और बल्ब वगैरह की जो इफिशियंसी होती है वह 10% होती है। बाकी ये नुकसानदायक है, इसलिए हम कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा LED यूज करें। अभी एक WHO की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही है उसमें कैंसर से 30 लाख लोग, लगभग आपके TB से 30 लाख लोग मर रहे हैं, और एड्स से मरने वालों की संख्या लगभग 27 लाख के आसपास है। और जो 10 लाख के आसपास लोग मर रहे हैं वो मलेरिया से मर रहे हैं। बट कोई भी बीमारी से अगर कोई भी हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में मर रहा हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एनवायरमेंट या पर्यावरण को अगर हम सही नहीं रखेंगे तो विभिन्न बीमारियां वैश्विक स्तर पर फैलेंगी, लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो प्रकृति आदि जननी है हम उसको प्रोटेक्ट करके चलें,
और पर्यावरण में इंडिविजुअल लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन दें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें दो तरीके का पर्यावरण प्रदूषण है, एक है प्राथमिक और एक है द्वितीयक, सेकेंडरी। अब प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण में जो आपको महत्वपूर्ण बातें समझनी है, प्राथमिक में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी इससे ही बहुत सारी चीजें यहां पर बनती है। जैसे जो फर्स्ट स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे आपके क्लोरीन है, ये सारा का सारा क्लोरीन जो है ये आपका इससे बनेगा और ये आपका द्वितीयक प्रदूषण में आएगा। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को SOX भी लिख सकते हैं, NO2 को NOx भी लिख सकते हैं, इससे H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO3 बनेगा और भी सल्फ्यूरिक अम्ल की जितनी भी वैरायटीज है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। आपने ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी ध्वनि की चाल है और जो अणुभार है उसके बीच में जब रिलेशन देखते हैं तो कार्बन के अणु होते हैं 12, ऑक्सीजन के होते हैं 16, 16 दूनी 32, तो लगभग कार्बन का जो अणुभार हुआ, आपका मॉलिक्यूलर वेट हुआ 44 हुआ और हाइड्रोजन का हुआ करीब 2। इसके अलावा आपका हीलियम है, हीलियम का 4 हुआ। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हमको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका हो गया आपका करीब आपके मानिए 32 के आसपास, नाइट्रोजन है इसका हो गया करीब 28 के आसपास, हीलियम है इसका होगा करीब 4 के आसपास। तो जो ध्वनि की चाल है वो सबसे मिनिमम होगी कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि इसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन में सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि इसका अणुभार कम है। और ध्वनि की जो चाल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुभार, मतलब अणुभार जितना ज्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी कम होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्योंकि अणुभार ज्यादा है इसलिए वो मिनिमम होगी ध्वनि की चाल उसमें, और हाइड्रोजन में जो है उसका अणुभार क्योंकि कम है तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। और ये प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण मैंने आपको बताया आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद जो मैं अगला पड़ाव आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का बढ़ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड पर कंट्रोल करने के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल आया था, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आया था, क्योटो जापान में है, और ये आया था 11 दिसंबर 1997 को। भारत इससे 2002 में जुड़ा था और इसका टारगेट यही था कि 1990 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर था उस कार्बन डाइऑक्साइड के 90 के स्तर को 5.2% कम करना। और 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो गया था। 187 देश इसमें अभी भी शामिल हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो मेन टारगेट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण को कम करना। 1970 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण था वो लगभग था 280 ppm के आसपास, और 2010 में ये था लगभग मान के चलिए 396 ppm के आसपास, और अभी तो 2018 में ये 430 ppm के आसपास हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए जापान ने एक अभियान भेजा जैक्सा नाम से, और जापान का ये अभियान है जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए भेजा गया। और ये इन्होंने इसके लिए एक इबूसी नाम का एक सैटेलाइट भी छोड़ा कुछ दिन पहले, इबूसी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापेगा कि कितना ppm कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरीके से अमेरिका ने भी, नासा ने एक एक्वा नाम का सैटेलाइट, अमेरिका की कंपनी नासा ने भी जो है, अमेरिका की कंपनी नासा ने भी एक एक्वा नाम का सैटेलाइट भेजा था कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बीच के अंतर को भी हम समझ लें। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है।
ये आता है 11 दिसंबर 97 को, और ये आता है 16 सितंबर 87 को। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने और जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षरण को रोकने से। और बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों से है, और ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, और ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सिर्फ CFC आता है, CFC आता है, ओनली CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन आता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो व्यू है वो बड़ा है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। अब पूरी दुनिया में अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सबसे ज्यादा उत्सर्जित करने वाले देश कौन से हैं, तो उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है। चाहे जीवाश्म ईंधन को हम मिसयूज कर रहे हैं, वनों को हम काट रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा, मीथेन की मात्रा बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है वेटलैंड। वेटलैंड मतलब मान लीजिए जमीन है, जमीन पे नमक के कण बहुत सारे यहां पर हैं, जो नमक के कण बहुत सारे हैं, ये है इफ्लोरेंस, और ये ऊपर से पानी गिरा क्लाउड से, बादल से, नमक के कण नीचे मिट्टी के कण से आपस में क्रिया करें, ये चीज हो गई आपके लीचिंग। और ये कहीं ना कहीं ये मर्सी लैंड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे मर्सी लैंड बोले तो दलदली जमीन, और मान लो कोई वाटर प्रोन एरिया है, जलमग्न क्षेत्र है, और उस जलमग्न क्षेत्र के अंदर यहाँ पर नमक के कण है, ऊपर पानी ऊपर से गिर रहा है, और मिट्टी के और नमक के कण आपस में क्रिया करके लीचिंग कर रहे हैं, और ये वेटलैंड का निर्माण। इसलिए 2 फरवरी 1971 को जो है वो रामसर नाम का एक शहर है ईरान में, वहां पर जो है ये वेटलैंड को लेकर एक ट्रीटी हुई थी। भारत के भी 26 स्थल इसमें शामिल है। अभी हाल ही में सुंदरवन एक नया जुड़ गया है, तो टोटल लगभग 27 स्थल आज की डेट में रामसर संधि से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो मीथेन है ये वेटलैंड से आएगा। वेटलैंड वाले टॉपिक को हम अलग से भी कवर करेंगे, और इसमें हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करके भी एक चीज पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केवलादेव राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, और आपके पोंग बांध, पोंग झील, ये तीनों जो है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किए गए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वेटलैंड की निगेटिविटी को दिखाता है, और आज भी ये स्थल प्रॉपर वे में रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील को 90 में शामिल किया गया था, 86 के 90 के बीच में, 2009 में उस पर रिफॉर्म्स हो गए, वो बाहर हो गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया, मॉन्ट्रियल 87 में आया। क्योटो से भारत जुड़ा 2002 में, मॉन्ट्रियल से भारत जुड़ा 1992 में, और दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे CFC और SCFC, ये मानव द्वारा निर्मित गैसें हैं, कृत्रिम गैसें हैं। CFC और SCFC मानव द्वारा निर्मित गैसें हैं, ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कहीं ना कहीं एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और SO3 वो कहीं ना कहीं ओजोन क्षरण से रिलेटेड है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों से है, ये MPPSC में भी पूछा हुआ है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ओजोन क्षरण को रोकने से है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा चाइना प्रोडक्शन करता है, उत्सर्जन करता है 19.5% के आसपास, ये 2018-19 का डाटा है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है 13.8, और यूरोपीय यूनियन के बाद चौथे नंबर पर उत्पादन में भारत का नंबर है। उत्सर्जन में हालांकि भारत तीसरा है। लो, उत्पादन और उत्सर्जन अलग अलग नहीं पूछता, लेकिन आप याद रखेंगे भारत का यहाँ पे 4th नंबर है। 5वां नंबर रशिया का है 5.1, 5वें नंबर पर रशिया है। USSR है, रूस है, पूर्व सोवियत संघ रूस। जर्मनी लगभग 6वें नंबर पर है 3.2 के साथ, जर्मनी 6वें नंबर पर है। और 2.3 के साथ नेक्स्ट नंबर जो भी होगा आपका 7th नंबर पर आपका जापान है। तो कुल मिलाकर के हमने क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल संधि को यहां पर देखा। मैं जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, हम सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के टॉपिक से स्टार्ट किया था क्लास। सेकंड हमने पर्यावरण पे कुछ चर्चा करी,
टॉपिक वाइज टू द पॉइंट हम अगले लेक्चर डिफेंस पे, न्यूक्लियर पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर पे, हम तमाम चीजों पर इंक्लूडिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पर भी एक एक वीडियो डालेंगे। इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगभग प्रीलिम्स श्योर में फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ आपको कंप्लीटली साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट कराएं अपने 12 से 15 वीडियोस में। फिर इकोनॉमी पे हम वीडियोस बनाएंगे, ज्योग्राफी पे वीडियोस बनाएंगे, पॉलिटी पे हम वीडियोस बनाएंगे, हिस्ट्री पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाएंगे। पांचों जीएस के टॉपिक पे फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने के बाद हम एमपीजी के एक्ट, SC/ST, ह्यूमन राइट्स, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा जितने भी विविध टॉपिक है, मिसलिनियस, स्पोर्ट्स, प्राइज, बुक्स, और स्पेशली हमारा सबसे बेहतरीन एफर्ट्स पर जो हम लोग करेंट अफेयर्स तैयार करते हैं माय विजडम अप्रोच से, जिसमें हम मंथली करंट, ईयरली करंट और वीकली करंट और डे बाय डे करंट को यहां पर फोकस करेंगे। बाद में हम लोग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में मेंस के तहत पेपर 1, 2, 3 इथिक्स हिंदी निबंध के लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें 20 वर्ड्स, 100 वर्ड्स और 300 वर्ड्स के टॉपिक्स पर फोकस रहेगा। कुल मिला के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ 0 से 360 डिग्री परफॉर्मेंस में आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए 2019 में अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए 2019 आपके लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि कल अगर आप पीएससी सिलेक्ट हो, यूपीएससी सिलेक्ट हो या फिर एसएससी या कोई दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो, तो लोग जरूर ये कहें आप 2019 बैच से हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं महेंद्र मूले, आप मुझे देखना ना भूलें और मेरे वीडियोस देखते रहें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मेरी जो जनरल स्टडीज की अप्रोच है उसको पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे हम हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम आ पाएं और अपना जो नॉलेज है, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए दे पाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।